दिल्ली में 10 साल से पुरानी डीजल गाड़ियां और 15 साल से पुरानी पेट्रोल गाड़ियां एक्सपायर हो चुकी हैं। दिल्ली एनसीआर में अब इन पुरानी डीजल और पेट्रोल की गाड़ियों को पेट्रोल पंप पर पेट्रोल नहीं मिलेगा। वहीं इन गाड़ियों को जब्त और इन पर जुर्माना भी लगाया जा रहा है। प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार का यह सबसे बड़ा प्रहार माना जा रहा है। इस फैसले के तहत एंड ऑफ लाइफ व्हीकल यानी ऐसी पुरानी गाड़ियां जिनकी उम्र तय समय से अधिक हो चुकी है उनको चिन्हित किया जा रहा है, जब्त किया जा रहा है। सरकार का कहना है कि दिल्ली में एंड ऑफ लाइफ व्हीकल पर अब जुर्माना लगेगा और जिन गाड़ियों की उम्र पूरी हो चुकी है उनको जब्त किया गया। आपको बता दें, पकड़े जाने पर 10,000 रुपए का चालान भी किया जा रहा है और जिन दोपहिया वाहनों की उम्र पूरी होगी उसकी जब्ती पर मालिक पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। दिल्ली सरकार इस पूरे नियम के जरिए दिल्ली में प्रदूषण का स्तर कम करना चाहती है। दिल्ली में पुराने वाहनों को पेट्रोल नहीं मिलेगा। खास बात यह है कि 15 साल से ज़्यादा पेट्रोल के वाहन, साथ ही साथ 10 साल से ज़्यादा डीजल के वाहन अब दिल्ली में उनको ईंधन नहीं मिलेगा और इसके लिए अगर कोई गाड़ी निकालता है तो उसको जुर्माना भी भारी भरकम पे करना पड़ेगा। इसके लिए अब दिल्ली सरकार ने कमर कस ली है। CAQ की जो टीमें हैं, दिल्ली पुलिस की टीमें हैं, साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और अन्य विभाग भी इसमें सक्रिय हैं। यहाँ पर वाहन देख सकते हैं, एक साथ 2025 से जीवन समाप्ति वाले वाहन अर्थात 15 वर्ष पुराने पेट्रोल और 10 वर्ष पुराने डीजल वाहनों को ईंधन नहीं दिया जाएगा। परिवहन विभाग ने ये आदेश जारी किए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पेट्रोल पंप है, यहाँ पर जो तमाम कर्मी हैं वो सक्रिय अपनी भूमिका में नज़र आ रहे हैं और साथ ही साथ अन्य जो लोग हैं यहाँ पर नज़र आएंगे। सर, ये जो सरकार ने कोशिश की है कि 15 साल पुराने वाहन जो होंगे, 10 साल पुराने डीजल वाहन, उनमें नहीं लगेगा, किस तरह का आप इसको मानते हैं? नहीं, सरकार का नियम अच्छा बात है, पोल्यूशन कम होगा, अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। बट इनको कुछ जैसे कल रेखा जी ने होटल इंडस्ट्री में लाइसेंस में हटाए हैं, ऐसे इसमें भी कुछ ना कुछ नियम ऐसा कुछ लाएंगे और भी उम्मीद अच्छा होगा आगे। इस नए नियम को सुचारू रूप से लागू करने के लिए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट CAQM, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और दिल्ली पुलिस समेत अन्य एजेंसियों की टीमें दिल्ली के पेट्रोल पंपों पर मौजूद हैं। वहीं गाड़ियों पर ANPR कैमरों से भी नजर रखी जा रही है। दिल्ली सरकार ने पेट्रोल और डीजल गाड़ियों पर पाबंदी लगाने के लिए कोशिश की गई है, यानी कि 15 साल पुरानी गाड़ी पेट्रोल की गाड़ियां जो है उनको फ्यूल जो है वो 1 जुलाई से अब उपलब्ध नहीं हो पाएगा। वही चीज जो है डीजल गाड़ियों पर भी अपनाई गई है। 10 साल पुरानी गाड़ियों को डीजल जो है दिल्ली के पेट्रोल पंपों पर नहीं मिलेगा। इसी को लेकर दिल्ली के अंदर तमाम पेट्रोल पंप पर कैमरे भी लगाए गए हैं जिनके माध्यम से दिखाया कि बिहार में चुनावों से पहले धड़ाधड़ सरकारी योजनाओं का ऐलान किया जा रहा है। नीतीश सरकार ने आज कैबिनेट की बैठक के बाद कई योजनाओं पर मुहर लगाई और इनमें से एक योजना के तहत बिहार के कलाकारों को 3,000 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। कैबिनेट की बैठक में 22 प्रस्तावों को मंजूरी मिली, जिसमें से कई कल्याणकारी योजनाएं शामिल हैं। कैबिनेट में मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना ही नहीं बल्कि अन्य योजनाओं को भी मंजूरी मिली है, जिसमें गुरु शिष्य परंपरा योजना को मंजूरी दी गई और उसके लिए करीब 1.12 करोड़ रुपए का बजट पास कराया गया। आज मंत्रिपरिषद में 24 एजेंडों पर निर्णय हुआ, 24। सर्वप्रथम जो निर्णय हुआ है ये सीतामढ़ी जिले में मां सीता की जन्मस्थली पुनौरा धाम का श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या के अनुरूप विकास किए जाने हेतु तैयार वृहद योजना की स्वीकृति आज मंत्रिपरिषद ने दी है। इसके अलावा युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना का ऐलान हुआ है। इस योजना के तहत पात्र उम्मीदवारों को इंटर्नशिप के रूप में हर महीने 4 से 6,000 रुपए मिलेंगे। इस योजना के तहत जो युवा कौशल विकास कार्यक्रम के तहत ट्रेनिंग ले चुके हैं उन्हें इंटर्नशिप का मौका भी मिलेगा। इस योजना के तहत जो हमारे विभिन्न स्टूडेंट्स हैं, विभिन्न जो पास आउट हैं, जो 12th पास हैं या ITI के पास आउट हैं, स्नातक है, इन सभी को इंटर्नशिप की राशि मिलेगी। जो पास आउट होने के बाद जो विभिन्न कंपनियों में ये काम करेंगे, ट्रेनिंग लेंगे, प्रशिक्षण लेंगे, इनको इंटर्नशिप की राशि दी जाएगी या 3 महीने से लेकर 12 महीने तक यह राशि दी जाएगी। 3 मंथ से लेकर 12 मंथ तक इंटर्नशिप की राशि दी जाएगी। जो कौशल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत जो 12th पास हैं उनको इंटर्नशिप के रूप में 4,000 रुपये दिया जाएगा
ITI पास, डिप्लोमा पास को 5,000, स्नातक एवं स्नातकोत्तर का मासिक इंटर्नशिप 6,000, अपने गृह जिला के अतिरिक्त किसी भी जिले में कार्य करने हेतु आजीविका सहयोग हेतु मासिक राशि 2,000 या तक ये 3 महीने तक का मिलेगा, और राज्य से बाहर इंटर्नशिप हेतु 5,000 प्रति माह अतिरिक्त राशि प्रदान की जाएगी। दरअसल सरकार का लक्ष्य है कि साल 2025 से साल 2026 तक 5,000 युवाओं को इस इंटर्नशिप योजना का लाभ मिले। अगले 5 साल में इस योजना का लाभ 1 लाख युवाओं तक पहुंचाने का लक्ष्य है। इस योजना के अलावा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की योजना के लिए बिहार सरकार ने 3,835 करोड़ का बजट पास किया। संस्कृति विभाग की एक नई योजना है जिसके तहत बिहार राज्य के वरिष्ठ आर्थिक रूप से विपन्न कलाकारों को मासिक पेंशन की योजना अब यह योजना स्वीकृत की गई है। इसके तहत वर्ष 2025-26 में 1 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके तहत जो है ये वरिष्ठ कलाकारों को गरिमामयी जीवन जीने का अधिकार है और अपने जीवन का अधिकांश समय कला संस्कृति की सेवा में समर्पित ये लोग कर चुके हैं। अतः ये सरकार ने निर्णय लिया है इन सभी उत्कृष्ट कलाकारों को 3,000 रुपये मासिक पेंशन की राशि यह दी जाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन का काम शुरू हो चुका है। राजधानी पटना में चुनाव आयोग के निर्देश के बाद जिला प्रशासन की टीम डोर टू डोर जाकर मतदाताओं से बातचीत कर रही है। इस टीम में बीएलओ गली गली जाकर एक वोटर से जाकर मुलाकात कर रहे हैं, वोटर लिस्ट का सत्यापन कर रहे हैं और साथ ही चुनाव आयोग के जरिए बिहार में निष्पक्ष चुनाव कराने की कोशिश की जा रही है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले अब डोर टू डोर वोटर्स का पुनरीक्षण शुरू हो गया है। पटना डीएम के आदेश पर डोर टू डोर जो बीएलओ हैं, बूथ लेवल ऑफिसर, उनके माध्यम से जो वोटर्स का रिवीजन है वो कराया जा रहा है। इस समय हम राजधानी पटना के दीघा विधानसभा क्षेत्र में हैं और एक घर में मौजूद हैं इस समय, और यहाँ भी वही पुनरीक्षण का काम चल रहा है जो हम आपको सीधे यहाँ पर दिखाएंगे। किस तरह से जो बीएलओ है, बूथ लेवल ऑफिसर, उनके थ्रू जो है एक एक लोगों का जो वोटर लिस्ट है में नाम है उसकी जांच कराई जा रही है ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव में ऐसी कोई समस्या ना हो। हम सीधे थोड़ा बात करके समझते हैं कि आखिर किस किस तरीके से और क्या क्या जो लिस्ट में नाम है वो मांगे जा रहे हैं। जिनका ये वोटर लिस्ट आईडी वोटर कार्ड है वो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं और बीएलओ भी हमारे साथ हैं। क्या क्या आप लोग जांच कर रहे हैं और क्या क्या मांग है? जांच में इनका सत्यापन किया जा रहा है कि ये इनका घर ये है और ये हमारे वोटर हैं। अगर ये इनका कहीं 2 जगह पर नाम होगा तो ये इनके ऊपर है कि ये किस जगह पर रखना चाहते हैं। किसी एक जगह पर इनका डिलीट किया जाएगा, वहाँ पर इनका लिख दिया जाएगा कि ये यहाँ पर ये नहीं है, गलती बस वहाँ छप गया, और ये अपना 11 डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट देंगे, 11 में से 1 जिसमें पासबुक भी है, पैन कार्ड भी है। इस तरह से करके ये सारा डॉक्यूमेंट ये देंगे और पीछे दिया हुआ है 11 डॉक्यूमेंट का। इनके पास जो भी 11 डॉक्यूमेंट जो है इस फॉर्म के माध्यम से वो देना होगा। हाँ, 11 डॉक्यूमेंट देना है और यहाँ फॉर्म में फिलअप करना है। ये अपना जन्म तिथि लिखेंगे, आधार कार्ड का नंबर लिखेंगे, मोबाइल नंबर, जिनका ये फॉर्म होगा, इनका फॉर्म है तो ये अगर ये चीज़, उसके बाद ये अपने पिताजी का नाम, माता का नाम और उनका ईपिक संख्या यानी वोटर आईडी कार्ड नंबर अगर उपलब्ध है तो, अगर नहीं उपलब्ध है तो कोई बात नहीं, और नीचे अपने जीवन साथी यानी अपनी पत्नी का नाम और उनका ईपिक संख्या। यहाँ पर पुनरीक्षण का काम लगातार जारी है। पटना डीएम डॉक्टर त्यागराजन के निर्देश पर बीएलओज लगाए गए हैं और इसमें एक एक लोगों की वोटर लिस्ट जो है उसमें नाम जो है वो चेक किए जा रहे हैं, जो फॉर्म है वो दिए जा रहे हैं। फॉर्म के आधार पर जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको जमा करने होंगे। अपने सहयोगी मृत्युंजय कुमार के साथ अश्मित सिन्हा, भारत 24, दीघा, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट के लिए विशेष गहन पुनर्निरीक्षण करने का फैसला किया है। विपक्षी दलों को आयोग का ये जो फरमान है वो रास नहीं आया, साथ ही विपक्ष कोर्ट जाने की बात भी कर रहा है। विपक्षी नेता आयोग के फैसले की कड़ी आलोचना कर रहे हैं। बचाव में चुनाव आयोग रोजाना सफाई दे रहा है और अपने फैसले का बचाव कर रहा है।
बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर 7 करोड़ 89 लाख से ज्यादा मतदाता है। राज्य में इसी साल विधानसभा चुनाव भी है और बिहार में इस तरह का आखिरी गहन संशोधन 2003 में किया गया था। चुनाव आयोग ने कहा कि बिहार में 2003 की मतदाता सूची को फिर से वेबसाइट पर अपलोड किया गया है, जिसमें 4 करोड़ 96 लाख लोगों के नाम शामिल हैं। इनमें शामिल लोगों को जन्मतिथि या जन्मस्थान साबित करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना होगा। हिमाचल प्रदेश में सोमवार रात तेज बारिश के बाद आए सैलाब से भारी तबाही मची और सबसे ज्यादा नुकसान मंडी जिले में हुआ है। आधी रात में आया सैलाब इतना भयानक था कि इस सैलाब में दर्जनों घर पानी में बह गए। इस सैलाब में कई लोगों के लापता होने की खबर है और पूरे इलाके में लोगों को सुरक्षित रहने की सलाह दी गई है। मंडी जिले में करसोज, नाचन के गुहार, कुट्टी, बाईपास समेत कई इलाकों में भारी तबाही की खबर है। गोहर उपमंडल में स्यान नाले में आई बाढ़ में एक घर बह गया। मंडी जिले में कई लोगों को पूरी रात जागना पड़ा। पंडोह बाजार जल भराव के चलते ग्रसित है। इसके अलावा जो वहां फंसे हुए लोग उनको रेस्क्यू किया गया। जिले में कई ऐसी जगह है जहां पर भारी जल भराव है, लेकिन कुछ लोगों को नुकसान न मिलने की भी खबर है। वहीं कुल्लू की बाजार घाटी में तीर्थन नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। सैलाब का उफान इतना ज्यादा तेज है कि नदी के ऊपर बने हुए जो पुल थे वो भी टूट गए हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में कांगड़ा, मंडी और सिरमौर के कुछ हिस्सों में बाढ़ के खतरे की चेतावनी दी है। वहीं बुधवार को हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी दिया गया है मौसम विभाग की तरफ से। सोमवार को भारी बारिश के चलते राज्य में कई इमारतें ढह गईं, भूस्खलन हुआ, सड़कें भी ब्लॉक हो गई। इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के अनुसार भारी बारिश भूस्खलन की वजह से मंडी में 129, सिरमौर जिले में 92 और राज्य में कुल 259 सड़कें बंद हैं। वहीं 130 जल आपूर्ति योजनाएं भी बाधित हुई। स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक 20 जून को मानसून के आने के बाद से अब तक राज्य में बारिश से जुड़ी घटनाओं में 23 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कथावाचकों की पिटाई के मुद्दे को लेकर बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने अखिलेश यादव को लेकर स्टेटमेंट दिया। अखिलेश की तारीफ करते हुए बृजभूषण शरण सिंह ने उन्हें सच्चा हिंदू बताया है। बृजभूषण शरण सिंह ने अपने स्टेटमेंट में न केवल अखिलेश यादव को सीधे तौर पर भगवान कृष्ण का वंशज बताया, बल्कि उन्होंने अखिलेश यादव को बनवाए गए एक मंदिर की भी खुलकर तारीफ की। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि अखिलेश यादव कृष्ण के वंशज हैं और इसमें कोई दो राय नहीं। बृजभूषण शरण सिंह का ये जो स्टेटमेंट है ऐसे समय पर आया है जब देश में धार्मिक और आध्यात्मिक मुद्दे और विशेष रूप से मंदिर निर्माण और उससे जुड़ी हुई जो राजनीति है वो चर्चा का विषय है। वहीं उनका ये स्टेटमेंट बीजेपी की जरूर मुश्किलें बढ़ाने वाला नजर आता है। अखिलेश यादव की तारीफ के अलावा पूर्व सांसद बृजभूषण ने इटावा में कथावाचकों की पिटाई मामले में भी अखिलेश का ही समर्थन किया। पूर्व सांसद ने इटावा कथावाचक मारपीट मामले में कहा कि इटावा में कथावाचक को मारा पीटा गया, जो बहुत गलत है। डब्ल्यूएफआई के पूर्व अध्यक्ष ने यह भी कहा कि कथा कहने का अधिकार सभी को है। उत्तर प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोकार्पण किया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि भारत को अगर साल 2040 तक विश्व गुरु बनाना है तो सभी भारतीयों को इसके लिए स्वस्थ रहना होगा। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नींद की अहमियत के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर कहते हैं कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए आपको कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद लेना बहुत जरूरी है, लेकिन जो योग होता है वो 3 घंटे में ही अपनी नींद पूरी कर लेता है, अपने आप को स्वस्थ रखता है। डॉक्टर कहते हैं कि आपको 6 या 8 घंटा आपको काम करना पड़ेगा, सोना पड़ेगा, नहीं तो आपकी बॉडी आपको साथ नहीं देगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ आदरणीय मुख्यमंत्री जैसी एक जोगी लोग कहते हैं नहीं, निद्रा को जय करने के लिए आपको और अपने को सशक्त बनाने के लिए, फिजिकली और मेंटली सशक्त बनाने के लिए आपको योग करना होगा। योग करने से 8 घंटा का जो नींद आपको 3 घंटे में ही पूरा होगा। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी लोगों को संबोधित किया। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 6 मंडल ऐसे हैं जहां पर आयुष पद्धति का कोई महाविश्वविद्यालय नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ने तय किया है कि उन मंडलों में एक आयुष पद्धति का कॉलेज स्थापित होगा। सीएम योगी ने यह भी कहा कि हर जनपद में आरोग्यता के लिए एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनेगा जो कम से कम 100 बेड्स के होंगे। जिन आरोग्यता के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पंचकर्म हो,
चार सूत्र हो या फिर उन कार्यक्रमों को जो आयुष पद्धति के माध्यम से एक व्यक्ति को स्वस्थ जीवन जीने के लिए प्रेरणा दे सकता है, उसके एक एक केंद्र हर जनपद में, चाहे वह गवर्नमेंट के स्तर पर, चाहे वह पीपीपी मोड पर स्थापित करके उत्तर प्रदेश को न केवल यहां के नागरिकों के लिए आरोग्यता के संपूर्ण लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कार्य करने की दिशा में सरकार कार्य कर रही है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का श्रेय देते हुए इस बात को भी जाहिर किया कि पीएम मोदी ने देश के अंदर आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा और योग के साथ दुनिया की तमाम परंपराओं को आयुष मंत्रालय के जरिए देश के अंदर एक मंच दिया। सीएम योगी ने कहा कि आज आयुष मंत्रालय प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में नए आयाम रच रहा है। भारत प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप हेल्थ टूरिज्म के एक नए डेस्टिनेशन के रूप में दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर सके, इस दृष्टि से यह विश्वविद्यालय एक निर्णायक भूमिका का निर्वहन करेगा। प्रदेश के अंदर अभी हमारे 6 ऐसे कमिश्नरी हैं जहां पर आयुष पद्धति का कोई महाविद्यालय नहीं, और सरकार ने तय किया है कि हम उन मंडलों में भी एक एक आयुष पद्धति का कॉलेज स्थापित करेंगे।